विधायक मुन्ना सिंह चौहान जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह से विधानसभा में भी आपने इस मुद्दे को उठाया था कि निकाय चुनाव को लेकर, आपके कहने पर ही पर्वत समिति को सौंपा भी गया। किस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, अभी क्या कुछ रहा है सर? कब मान्य निकाय चुनाव होंगे सर प्रदेश में? संभवतः निकाय चुनाव अपने समय पे होंगे और ये गलत इंप्रेशन कास्ट किया गया कि निकाय चुनाव को टालने के लिए कोई प्रयास हो। निकाय चुनाव को टालने के लिए कोई प्रयास नहीं है। निकाय चुनाव संभवतः जो कोर्ट के सामने जो टाइम टेबल दिया है सरकार ने, संभवतः उसी समय अवधि के अंदर हो जाएंगे। जो ओबीसी का चिन्हीकरण है, ओबीसी की गणना है, ओबीसी का सर्टिफिकेट इशू होना, वो बहुत लार्जर इशू है। वो केवल लोकल बॉडी का चुनाव नहीं है, केवल पंचायतों के चुनाव तक सीमित नहीं है। वो यहाँ का उत्तराखंड की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों का संरक्षण यहाँ के लोगों के लिए, उत्तराखंड के लोगों के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों के संरक्षण है का बड़ा इशू उसमें इन्वॉल्व है। मसलन तमाम सारे सेवाओं में जो आरक्षण है, सेवाओं में, नौकरियों में आरक्षण, उसमें ये परिस्थितियां आ रही है कि अड़ोस पड़ोस के राज्यों से बहुत सारे लोग वहाँ का ओबीसी का सर्टिफिकेट भी जब उनको जरूरत पड़ती है हासिल कर लेते हैं। और हमारे यहाँ के भी जिसे कहना चाहिए लूज व्यवस्था के कारण, गाइडलाइंस स्पष्ट न होने की वजह से यहाँ का सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर लेते हैं और यहाँ के नौजवानों के अधिकारों को छीनने का एक प्रकार से काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए अभी रिसेंटली जो तमाम सारे विभागों में रिक्रूटमेंट चल रहा है, जिसमें शिक्षा विभाग का मैं उदाहरण दूंगा, उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे आ गए जिन्होंने डीएलएड तो कहीं उत्तर प्रदेश के ओबीसी के आधार पर कर दिया और नौकरी में उत्तराखंड के ओबीसी के आधार पर आ गए, या वहां का स्थायी निवास भी ले लिया, यहां का निवास प्रमाण पत्र भी ले लिया। तो कुल मिलाकर के हम इस बात के दृढ़ मत है, हमारा बिल्कुल ये दृढ़ मत है कि बहुत सख्त गाइडलाइंस इसके बारे में बने। आवश्यकता पड़े तो बाकायदा एक और कमेटी बना करके इसकी बारीकी से फील्ड विजिट्स करके इसका प्रॉपर चिन्हीकरण के लिए एक गाइडलाइंस बने और बाकायदा यदि आवश्यक हो तो कोई आयोग का गठन करना पड़े। लेकिन हम ओबीसी का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए बहुत स्ट्रिंजेंट, बहुत सख्त गाइडलाइंस बनाने का काम करेंगे। किसी भी कीमत पर हम उत्तराखंड के नौजवानों का, यहाँ के लोगों का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सरकारी सेवाओं में आरक्षण के लाभ को इस प्रकार से हम उसकी लूट नहीं होने देंगे। लेकिन सर, ऐसे में लगता नहीं कि और भी ज़्यादा पीछे हटेंगे फिर चुनाव पीछे नहीं हटेंगे, उसका हम रास्ता निकाल लेंगे। उसका संभवतः हम इस बात पे विचार कर रहे हैं कि चुनाव जो है, जो 2011 के बाद जो रैपिड सर्वे कराया गया और 2018 में जिसके आधार पर चुनाव हुए, 2018 में उसी आधार पर चुनाव करा दिए जाए। 24 की फिगर्स, आज के आंकड़ों पर विचार न किया जाए, 2018 के जो वो थे या 2011 की जो बेसलाइन सर्वे था उसके आधार पर ही कर। सर, ये तो चुनाव की बात हो गई, लेकिन आपराधिक घटनाएं भी प्रदेश में काफ़ी बढ़ रही हैं, उसको आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? क्या कानून व्यवस्था विफल होती हुई नजर आ रही है? नहीं, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यथासंभव सख्त कदम सरकार उठा रही है और जहां पर भी कहीं पर इस तरह की शिकायतें मिलती है, सख्ती के साथ कार्रवाई भी होती है। लेकिन हाँ, ये तो कहीं पर भी आपराधिक घटनाएं होती है और तो वो चिंता का कारण तो बनता ही है, चिंता का कारण बनता है। और उसके पीछे भी देखिए, मैं फिर जोर दे करके कह रहा हूं, मेरा ये दृढ़ मत है कि जो मैं यहाँ पर डेमोग्राफिक प्रोफाइल को बदलने की बात कर रहा हूँ, डेलिबरेट, वो एक बड़ा कारण है। जिस प्रकार से अवांछित तत्व बाहर से आकर के यहाँ घुस रहे हैं, घुसपैठ कर रहे हैं, अवांछित तत्व। अरे भाई, कारोबार के लिए जो संविधान प्रदत्त अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1)(g), उस पर तो हमें कोई आपत्ति नहीं है ना।
हम जो भी बात कर रहे हैं वो फोर कॉर्नर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फोर कॉर्नर ऑफ द लॉ के तहत कर रहे हैं। लेकिन अवांछित तत्व यहाँ पे आकर के संरक्षण लेने लग जाए, घुसपैठ करने लग जाए और वो फिर तमाम सारे अपराधों का कारण बने, यहाँ की व्यवस्थाओं यहाँ के सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने का कारण बने, तो उसके बारे में सख्ती करने की जरूरत है। मैंने अपने यहाँ भी कोशिश की है कि बहुत सख्ती से सत्यापन भी हो, और जहाँ कहीं भी किसी तरह की गैर कानूनी गतिविधियों में कोई भी ये तत्व सम्मिलित मिलते हैं तो मैं सख्ती से उनको कानून के दायरे में सख्ती से पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है। और प्रदेश स्तर पे भी हम निरंतर इस बात के लिए कह रहे हैं कि ऐसे तत्वों का चिन्हीकरण करके सत्यापन ड्राइव बहुत सख्ती से चला करके और ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। लव जिहाद के मामले हों या फिर धर्मांतरण के मामले हों, वो भी देखा गया है, उत्तराखंड में मामले भी दर्ज किए गए हैं। किस रूप में आप उनको देख रहे हैं? हालांकि सरकार ने कानून तो बनाए, लेकिन उसके बावजूद भी ये मामले देखने को मिल रहे हैं। पूरे प्रदेश के स्तर पर सरकार, माननीय मंत्रीगण और माननीय मुख्यमंत्री जी बता पाएंगे, वो उचित होगा मेरे ख्याल से। मुझे उस पर टिप्पणी भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ कि मान लीजिए मैं आज विकासनगर विधानसभा का विधायक हूँ, मेरे पड़ोस में अगल बगल के क्षेत्र है। ये सच बात है कि मैंने पिछले लगभग 5-6 महीने के अंदर लगभग 12 लोगों को जेल भिजवाने का काम किया, जिसमें नाम बदल करके, धर्म छुपा करके, अंडर डिसेप्शन, छद्म रूप में, जहाँ पे लड़कियों को फंसाने का और ज़्यादातर नाबालिग लड़कियों को फंसाने का काम किया गया, उनको ब्लैकमेल करने का काम किया गया, उनको ट्रैप करने का काम किया गया। तो उस प्रकार के उसे जिसे आपने लव जिहाद कहा, उसके खिलाफ मैं सख्ती से 12 लोगों को मैं जेल भिजवा चुका हूँ। और मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ कि उसमें कोई ये कहे कि साहब मैं तो केवल हिंदू लड़कियों की बात कर रहा हूँ। अभी तो मैंने विकासनगर में एक ऐसे मुसलमान लड़की भी, मैं क्या कहूँगा, बच्ची कहूँगा उसे, उस बच्ची का प्रकरण मैंने अभी मेरे संज्ञान में आया, जिसमें मैंने पुलिस से बहुत सख्त कार्रवाई के लिए कहा है और दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा। 13 वर्ष की बच्ची को उसके साथ दुष्कर्म और 14 साल से पहले उसको मां बना दिया गया, और उस 13-14 साल की बच्ची को टॉस कर रहे हैं, तू फलाने के साथ चली जा, तू फलाने के साथ चली जा, तू इसको बोल दे इसका बच्चा है, तू इसको बोल दे इसका बच्चा है। तो इतना घृणित कार्य कर रहा है वो, किसी भी जात धर्म का, उनको भी मैं बख्शूंगा नहीं और उनको निश्चित रूप से 100% जेल भेजने का। लेकिन सर सरकार आपकी है, फिर कमी कहाँ आ रही है, क्या लग रहा है? ये सरकारी तो है जो काम कर रहे हैं, ये जो कार्रवाई हो रही है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, सरकार की पुलिस तो है, सरकार के नियंत्रण में तो काम कर रही है। मैं ये सब कदम उठा रहा हूँ तो मैं भारतीय जनता पार्टी की जिसकी सरकार है, पुष्कर सिंह धामी जी को सरकार है, तो उसी पार्टी का तो मैं विधायक हूँ, तभी तो हम ये कदम उठा पा रहे हैं। जब हमें अपने इन कामों को और इस पे कार्रवाई करने के लिए संरक्षण मिलता है, जो प्रकरण हम सामने लाते हैं उसमें त्वरित कार्रवाई होती है, एक्शन होता है। धन्यवाद सर। हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए मुन्ना सिंह चौहान जी हमारे साथ थे, जो कि तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे और बता रहे थे कि निकाय चुनाव को किस तरह से, आखिर क्यों वजह है, क्या वजह है जिस वजह से इसको पीछे टाला जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी बड़ी बात कही है कि धर्मांतरण हो या फिर लव जिहाद, ऐसे में सरकार, राज्य सरकार पूरी ठोस कार्रवाई करने में जुटी हुई है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल। विधायक खजान दास जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, निकाय चुनाव प्रदेश में कब होंगे? संशय लगातार बरकरार है, 2 बैठकें भी हो गई हैं, क्या कुछ रहा है सर बैठकों में? देखिए, आज परवर समिति की तीसरी बैठक हुई है और परवर समिति ने पूरा अधिकार माननीय परवर समिति के जो हमारे अध्यक्ष हैं, संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, उनका जो निर्णय हुआ है, कुल मिलाकर के परवर समिति इस नतीजे पे पहुंची है कि जो अभी का चुनाव है, नगर इकाई का चुनाव, वो 2011 की जनगणना के आधार पे जैसे 18 में हुआ था वो 24 में भी किया जाए, और परवर समिति आगे के लिए विचार विमर्श करते रहेगी, क्योंकि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक सारी विषयों पे चर्चा होनी है, आगे होनी है, और इसमें समय सीमा भी वो 8 तारीख को समाप्त हो रही है, और उस समय सीमा को बढ़ाने के लिए भी हम माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से वार्तालाप करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि उनका समय ज़रूर मिलेगा उसमें, ताकि उत्तराखंड के हित के लिए हम कुछ कर सकें, सोच सकें।
जी, सही। महिला अपराध में भी वृद्धि हुई है, हाल फिलहाल में भी देखने में आया, कल भी एक मामला हो गया। किस रूप में आप इसको देख भी रहे हैं? क्या कानून व्यवस्था विफल हो रही है सर? महिला अपराध का जहाँ तक सवाल है, अभी जो संज्ञान में आया है उसके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है और एक्शन लिया भी गया है, कुछ को अरेस्ट भी कर लिया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का सीधा सीधा निर्देश है कि हम ये देवभूमि है, इसको हम कलंकित नहीं होने देंगे और जो इस तरह के अपराधी तत्व है वो चाहे किसी समाज से भी बिलोंग करते हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा और माहौल कोई ख़राब करने की कोशिश न करे और जो इस तरह का माहौल ख़राब करने की बात करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। सर, चुनाव होने हैं केदारनाथ में, तैयारी किस तरह की है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हर समय कार्यकर्ता तैयार रहता है, चुनाव जब भी हो, क्योंकि हम कार्यकर्ता आधारित पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और इसी के निमित्त केदारनाथ का चुनाव हो चाहे कोई भी छोटा बड़ा चुनाव हो, हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, काम पे लगे हुए हैं। जब भी चुनाव आयोग निर्देशित करेगा कि कब चुनाव होने हैं तो हम तैयार बैठे हैं। सर, बाहरी राज्यों में भी आपकी चुनावी ड्यूटी लगी थी, किस तरह का माहौल नज़र आ रहा है? अलग अलग राज्यों में भी आप घूम करके आए हैं चुनाव के दौरान। देखिए, अभी 2 प्रदेशों में चुनाव, जम्मू कश्मीर हो गया, हरियाणा में है चुनाव हो रहे हैं, आज ही वोटिंग भी हो रही है कुछ जगह पे। मुझे लगता है कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और इसके लिए कार्यकर्ता मेहनत भी कर रहे हैं। सर, एक सवाल मेरा ये है कि भू कानून को लेकर के जिस तरह से मांग हो रही है उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी सामने आए, उन्होंने कहा है कि सख्त भू कानून बनेगा। किस रूप में आप इसको देख भी रहे हैं? देखिए, भू कानून पहले भी बना था परंतु किस कारण से उसको फिर सही तरीके से वो उस समय लागू नहीं हो पाया। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सख्त से सख्त भू कानून बनना चाहिए और मैं इसका पूरी तरह से मेरी व्यक्तिगत राय भी है कि बहुत सख्ती के साथ इसको लागू होना चाहिए ताकि जो यहाँ की ज़मीन पर यहाँ के ही लोगों का अधिकार हो। सर, आपदा जैसे हालात भी इस बार बने थे उत्तराखंड प्रदेश में और अभी चारधाम यात्रा फिर से शुरू भी हो रही है, किस रूप में आप उसको देख रहे हैं? क्या कहें? उत्तराखंड प्रदेश की हम बात करते हैं, उत्तराखंड प्राकृतिक आपदाओं में जाना जाता है। यहाँ पे कभी लैंडस्लाइड हो जाता है, जलभराव हो जाता है और भूकंप आ जाता है। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री जी सचेतता से काम करते हैं, सचेत होकर के अपने हाथों में लेते हुए, कमान लेते हुए। और इस समय चाहे केदारनाथ में आपदा ही या अन्य प्रदेशों में भी आपदा ही, कहीं पानी भर गया था, किंतु जिस साहस के साथ उन्होंने काम किया और तत्परता से सामना भी किया और आज हम केदारनाथ का मार्ग भी दुरुस्त कर दिया है और यात्रा प्रारंभ भी हो गई है। जी, धन्यवाद सर। हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए विधायक खजानदास जी हमारे साथ थे, जो कि तमाम विषयों पर हमसे बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल। विधायक हरीश धामी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपदाओं का भी दौर देखा जा रहा है उत्तराखंड में, जिस तरह से पहाड़ भी दरक रहे हैं, कई मार्ग भी बंद हैं। आप भी ऐसे ही क्षेत्र से आते हैं जहाँ पर आपदा हमेशा ही रहती है, किस तरह की व्यवस्थाएं भी हैं? क्योंकि राज्य सरकार दावे तो कर रही है कि हमने सड़कें पहुंचा दी हैं, हमने चीज़ें बेहतर कर दी हैं, आप किस तरह से देखते हैं उन सब चीज़ों को? देखिए, जो छोटी मोटी समस्याएं थी, रास्ते जो ब्लॉकेज थे वो तो खुल चुके हैं। अभी जो मेजर समस्या हैं, जहाँ पर बड़े पुल बह गए हैं या यहाँ जहाँ पे हमारे उच्च हिमालय क्षेत्रों में है, जहाँ पे अभी भी कई जगह मार्ग अवरुद्ध हैं, उसको खोलने की बात हुई है। तो निश्चित तौर पे मुझे उम्मीद है कि जल्दी इन मामलों को हम पार कर लेंगे। और सबसे बड़ा चिंता का विषय है पुनर्वास का, जो काफ़ी बड़े मात्रा में पुनर्वास होना है। उसके लिए मुझे नहीं लगता कि जिला प्रशासन के पास उतनी बड़ी टीम है जो उसका जो है भूगर्भीय जांच करे, उसके सर्वे कर सके और उनको तत्काल जो है पुनर्वास की प्रक्रिया कर सके। तो इसके लिए मेरा विशेष रूप से सरकार से विशेष अनुरोध है कि वो तमाम विकास खंडों पर जो है भूगर्भीय जांच के लिए जो है एक अन्यत्र टीम भी गठित करे, ताकि संयुक्त रूप से उसकी जांच हो सके और वहाँ पर जो लोगों को पुनर्वास होना उसको वो हो सके। और जो पुल हैं या जहाँ पे काफ़ी जो पैदल रास्ते जो डैमेज हो गए हैं, उसके लिए जो है टेक्निकली टीम भेजकर तत्काल उनके काम शुरू कर सके, ताकि आने वाले समय में वहाँ के लोगों को राहत मिल सके। सर, स्वास्थ्य और शिक्षा पर अक्सर आप सरकार को घेरने का काम करते हैं, किस तरह की दिक्कतें आती हैं आपके क्षेत्र में जब स्वास्थ्य में भी सुविधाएं नहीं मिल पाती और फिर जब शिक्षकों की भी तैनाती नहीं हो पाती आपके क्षेत्र में? देखिए, दोनों ही बड़े गंभीर और चिंता का विषय है। आज अगर सबसे ज़्यादा पलायन हो रहा है तो स्वास्थ्य और शिक्षा के कारण है। और शिक्षा का तो हालत ये है कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि 10 सितंबर तक हम सारे विद्यालयों में प्रवक्ता भेज देंगे। प्रवक्ता तो छोड़िए, अभी प्राइमरी के टीचर नहीं है पाए।
LT में जो है टीचर नहीं आ पाए। और परसों ही 4 दिन पहले मेरे को क्षेत्र से लोगों का फ़ोन आ रहा था कि एक गांव है हमारा ढिमरीमा, उस एरिया में जो है टीचर ने 28 तारीख को ज्वाइनिंग ली मुंशियारी में खंड भी उस पर शिक्षा अधिकारी के यहाँ, उसके बाद से अभी तक वो विद्यालय नहीं पहुँचा। तो इस तरह की जो प्रक्रिया हो रही तो ये गलत है। और मेरा तो ये कहना सरकार सीधे तौर पे ये करे, जिसकी जहाँ नियुक्ति होती है अगर नहीं जाता उसको टर्मिनेट करें, वेटिंग लिस्ट वाले को जो है जारी कर दें, और उसको टर्मिनेट के साथ ऐसी व्यवस्था करें कि वो अगली बार कभी भी शिक्षा विभाग के लिए अप्लाई न कर सके। इस तरह की प्रक्रिया होनी चाहिए। और दूसरा, जिसका ट्रांसफ़र होता है वो अगर नहीं जा रहा है तो उसको BRS भेज दे, घर भेज दे, नए लोगों को नियुक्तियाँ होगी, जिससे कि शिक्षा की व्यवस्थाएं सही होंगे। आज देख रहा था मैं 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन भी, गांधी जयंती जी के दिन भी लोग तहसील मुख्यालय में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आखिर पहाड़ के लोगों ने इतनी बड़ी क्या गलती कर दी जो उनको इस तरह की सजा दी जा रही? उनके यहाँ जो टीचर थे उनको हटा दिया, उसके जगह पर आप किसी टीचर को नहीं भेज पा रहे हैं। वैसे स्वास्थ्य विभाग का हाल है, अगर किसी को मामूली सा बुखार भी होता तो वो रिफर सेंटर बन गए, चाहे हमारा जिला मुख्यालय का हॉस्पिटल क्यों ना हो, वो भी रिफर सेंटर बन गया, सुशीला तिवाड़ी भेज देते हैं। और सुशीला तिवाड़ी से लोग या तो एम्स भेज देते हैं या फिर राममूर्ति बरेली के लिए भेज देते हैं, जिसमें आम आदमी का बड़ा जीना दुर्भर हो गया है। आम आदमी उस स्वास्थ्य सेवाओं को जो फीस हैं, जो भारी भरकम चार्जेज लगते हैं वो वहन नहीं कर पा रहे हैं, जिससे लोग बहुत दुखी हैं। मेरा सीधे तौर पर ये कहना है कि अगर इन पर कार्रवाइयाँ नहीं होती तो आने वाले जब विधानसभा सत्र चलेगा तो उस समय मंत्री जी को जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और निश्चित तौर पे मैं स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ, अगर अध्यापकों की नियुक्ति नहीं होती है, स्वास्थ्य विभागों में अगर डॉक्टरों की नियुक्तियाँ नहीं होती हैं, तो निश्चित तौर पे मैं खुद जो है स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री के घर पर बैठ के आमरण अनशन करूँगा। सर, अपराध की घटनाएं भी हम देख रहे हैं दिनों दिन प्रदेश में बढ़ रही हैं। ऐसे में क्या उत्तराखंड सरकार अपराध पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है? किस रूप में आप इसको देख रहे हैं? देखिए, अपराध की घटनाओं के लिए अपराधियों की कोई जाति है वो नहीं होती, अपराधी तो अपराधी हैं। मेरा सीधे तौर पे ये कहना है, जो अपराध करते हैं उनको जो है सीधे तौर पे दंड दिया जाना चाहिए, और उसके लिए आपको सिस्टम को बदलना पड़ेगा। मैं देखता हूँ कि कई लोग एक ही थाने पे, एक ही जो है चौकी पे कई वर्षों से बैठे हैं। उसका टाइम पीरियड रखना चाहिए भाई, फिक्स टाइम, वो इतने दिन वहाँ रहे, ताकि उससे जो है कानून व्यवस्था दुरुस्त रहेगी। अगर एक आदमी एक ही जगह पर 8-10 साल रह रहा है तो अपराधिक भी उसकी गतिविधियों को जानते हैं भाई ये किस टाइप का अधिकारी क्या है, तो उससे कहीं ना कहीं क्राइम बढ़ रहा। तो मेरा ये मानना है कि हर जो है 6 महीने साल भर में परिवर्तन होना चाहिए, नए लोगों को नई जगह पर नियुक्तियाँ देनी चाहिए, और पुलिस कप्तानों को इस पर जो है मॉनिटरिंग करना चाहिए कि कहाँ पे भाई क्राइम बढ़ रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, और कहीं पर अगर बढ़ रहा है तो उसका कारण क्या है, उस पर भी समीक्षा होनी चाहिए। तो इन चीज़ों में जब तक ये ध्यान नहीं देंगे तो उत्तराखंड राज्य में अपराध कम नहीं हो पाएंगे। राज्य सरकार रोजगार के दावे भी कर रही है। हाल फिलहाल में ये भी कहा गया है कि UPSC के माध्यम से भी आप परीक्षाएं कंडक्ट करा रहे हैं। किस रूप में आप इसको देख रहे हैं? क्या आपके जो क्षेत्र के युवा हैं उनको रोजगार मिल पा रहा है? देखिए, रोजगार एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, और रोजगार में मैं देख रहा हूँ कि अभी वर्तमान में जैसे उत्तराखंड का इस बार PCS के रिजल्ट निकले, बहुत अच्छे निकले हैं, और वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के हित के लिए निकले हैं, वो तो अच्छा है, उसमें मैं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो नई जो परीक्षाएं निकल रही हैं उस पर भी जो है कड़ी निगरानी सरकार को रखनी चाहिए, और निष्पक्ष तौर पर अगर नियुक्तियां होंगी तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड के बेरोजगारों के लिए शुभ होगा और उत्तराखंड राज्य के लिए भी अच्छा होगा। लेकिन पलायन भी लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, घटना चाहिए था, उल्टा बढ़ रहा है। देखिए, पलायन तो जब तक आप पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा और वहाँ रोजगार के अवसर नहीं खोलेंगे, और जो उत्तराखंड राज्य जिसके लिए बनाया गया था, उत्तराखंड राज्य जब अलग हुआ तो आपने कहा था हमारी इकॉनमी, टूरिज्म और जो है पर्यटन और जो है विद्युत प्रदेश और यहाँ का जो है हर्बल प्रदेश होगा। इनमें से अभी भी किसी में भी काम नहीं हो रहा। अगर यहाँ पे विद्युत परियोजनाएं अगर बनाए जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ के बेरोजगारों को अन्य राज्यों में रोजगार के लिए जाना पड़ेगा, बल्कि अन्य राज्य के बेरोजगारों को भी उत्तराखंड राज्य दे सकती है। इसके लिए उत्तराखंड सक्षम है। इसी तरह पर्यटन में, पर्यटन की अगर स्पष्ट नीति बने, पर्यटन से वहाँ के बेरोजगार युवाओं को जोड़ा जाए तो निश्चित तौर पर पर्यटन में भी अपार संभावनाएं रोजगार के हैं। इसी तरह हर्बल की बात है, उत्तराखंड में इतनी जड़ी बूटियाँ हैं, इतनी औषधियाँ हैं, अगर उसको सही तरीके से, जो पहले समय में विशेषज्ञ एक
सस्ता होती थी इसकी जड़ी बूटियों की, जिसके माध्यम से इनका दोहन होता था तो एक तरीके से। अगर इन जड़ी बूटियों में भी अगर हम लोग काम करें तो यहाँ उस पर भी पर्वतीय क्षेत्रों में अन्य जगहों पर काफ़ी लोगों को रोजगार मिलेगा। और एक पहाड़ से पलायन का सबसे बड़ा कारण है जंगली जानवर और आवारा पशु। जब तक हम ये जंगली जानवरों के लिए कोई प्रबंध नहीं करेंगे, आवारा पशुओं के लिए प्रबंधन नहीं करेंगे, तब तक पलायन रुकना संभव नहीं। सर, भू कानून की लगातार मांग होती रही है, हालांकि मुख्यमंत्री भी सामने आते हैं और कहते हैं कि सख्त भू कानून लेकर के हम आएंगे, लेकिन लंबे समय से सर मांग चल रही है इस ओर, आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, अगर उत्तराखंड राज्य को बचाना है, उत्तराखंड राज्य का अस्तित्व अगर बचाना है तो भू कानून लाना ही पड़ेगा। और जिस दिन भू कानून उत्तराखंड में लागू होगा उस दिन ये मान के चलिए कि उत्तराखंड राज्य का अपने अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। अन्यथा अगर भू कानून नहीं लगा, अगर सशक्त कानून नहीं बना, तो उत्तराखंड के विशेषकर पर्वतीय क्षेत्र के लोग, जो बड़े बड़े होटल बनेंगे, जो बड़े बड़े वहाँ पे जो व्यवसाय होंगे, उस पर केवल गार्ड के रूप में देखेंगे और वो एक उत्तराखंड राज्य के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय होगा। इसलिए मेरा विशेष रूप से मेरा भू कानून जो जितने भी लोग मांग कर रहे हैं उसका भी समर्थन है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है कि वो युवा मुख्यमंत्री हैं और अपना बड़ा दिल दिखाएं और उत्तराखंड में भू कानून जल्दी से जल्दी लागू करें। सर, अंतिम सवाल मेरा ये है कि उपचुनाव भी होने हैं केदारनाथ सीट पर, निकाय चुनाव भी होंगे भविष्य में, किस रूप में आप देख भी रहे हैं और तैयारियाँ कांग्रेस पार्टी की किस तरह की है? देखिए, उपचुनाव चाहे केदारनाथ का उपचुनाव है या फिर उत्तराखंड में निकायों के चुनाव में, इस बार कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी और कांग्रेस विजय रहेगी, क्योंकि अब समय कांग्रेस का लौट रहा है। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस इस बार अपने नए फ्लेवर में दिखेगा और कांग्रेस विजय के रूप में यहाँ पर दिखेगी। धन्यवाद सर, हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए हरीश धामी जी हमारे साथ थे, जो कि तमाम विषयों पर हमसे बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया है कि किस तरह की दिक्कतों का सामना पहाड़ में करना पड़ता है और राज्य सरकार क्या काम कर रही है और क्या नहीं कर रही है, उस पर भी उन्होंने बातचीत की है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल।